लोग आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है 4, उसमें से हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है, इसका नाम क्या है, बियो-सावर्ट लॉ, और उसके बेसिस पर जितने भी एप्लीकेशन हमने किए वो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब आपको एक नया तरह का लॉ स्टडी करना है जिसको एम्पियर ने बनाया था, और उन्होंने अपने ही नाम पर इसको क्या नाम दिया, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसको एम्पियर सर्किटल लॉ क्यों कहते हैं वो आप थोड़ी देर में आप देखने वाले हो। तो एम्पियर लॉ किस बेसिस के लिए बनाया गया है, तो आंसर है बियो-सावर्ट लॉ किसके लिए बनाया गया था। तो हम एक बात जानते थे ऑस्टेट के टाइम से कि जब हम करंट फ्लो कराते हैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो हम ये देखते हैं कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, करंट। ठीक है, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वही चीज एम्पियर ने अपने दूसरे अंदाज में दूसरे तरीके से इसको शो किया। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपने गॉस थ्योरम स्टडी किया हुआ था। ओके, तो गॉस थ्योरम के बेसिस पर अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता था, तो हम क्या करते थे कि उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ एक सिमेट्रिकल शेप इमेजिन करते थे। अगर पॉइंट है तो हम स्फीयर इमेजिन करते थे, लाइन कंडक्टर है तो हम सिलेंडर बनाते थे, सीट है तब भी हम सिलेंडर बनाते थे, या क्या बनाते थे, क्यूब। तो और उस मेथड के बेसिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोगों के लिए काफी आसान हो जाता था। उसी तरह से बियो-सावर्ट लॉ के बेसिस पर जो हमने एप्लीकेशन किए, अभी आपने देखे 2-3 पेज की एप्लीकेशन होते थे, बट अगर आप एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ समझ लेंगे तो उसके बेसिस पर भी हमको वही एप्लीकेशन प्रूव करने, और वो 2 लाइन में कवर हो जाएंगे आपके। तो ये बड़ा आसान सा लॉ है। देखिए, सभी टीचर अलग अलग टीचर इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मेरा अलग अंदाज है तो मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। तो समझिएगा एम्पियर लॉ किस तरह से बनाया गया। ठीक, पहली बात तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो एम्पियर ने बड़ी अच्छी बात कही, ठीक है भाई मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो उन्होंने बताया हमको बड़ा आसान तरीके से बताया कि आप बेटा करंट कितनी फ्लो करा रहे हैं। हमने बोला आई करंट फ्लो करा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना बनेगा, आई। जितनी आप करंट फ्लो कराएंगे उसी क्वांटिटी में क्या बनने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। कोई डाउट, नो, सिंपल सी बात है। बट एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम इसमें आई करंट फ्लो कराते हैं उससे आई मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, बट जैसे ही वो मीडियम में आता है तो मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है परमेबिलिटी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, परमिटिविटी। क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो मीडियम की क्या होती है, परमिबिलिटी, किसकी, फ्री स्पेस की। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तार से निकलकर बाहर आता है एटमॉस्फेयर में, मीडियम में आता है, तो वो मीडियम उसको काट देता है। कितना काट देता है ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम की परमेबिलिटी कितनी है। और हम ये एक्सपेरिमेंट फ्री स्पेस में कर रहे हैं या एयर में कर रहे हैं, तो हमको पता है फ्री स्पेस और एयर की परमेबिलिटी कितनी होती है, μ0। तो अब इस करंट, सुनिए, हमने कितनी करंट फ्लो कराई, आई करंट फ्लो कराई, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो एम्पियर ने हमको बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो आई इंटू μ0। आपको समझ में आया, क्यों, क्योंकि इतने टाइम वो कम हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये जो μ0I जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण बन रहा है, इसको हम पकड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, पकड़ना। तो पकड़ने के लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे, पहले तो हमको एक तरीका बियो-सावर्ट लॉ के समय हमने स्टडी किया हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल से हमने उसकी डायरेक्शन निकाली थी, या करंट रूल से, तो ऐसे आती है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर पॉइंट यहाँ पर है इसी एंगल को 90 डिग्री के एंगल पर है ये पॉइंट। फिर से देखिए, इस बात को फिर अच्छे समझिए। ये आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, ये इसका डीएल है, इस डीएल से ये r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन दिस वे। अब इसी पॉइंट को आपने, ये एंगल कितना बन रहा है इस डीएल के साथ, 90 डिग्री। अब इसी को आपने ऐसे कर दिया, अभी भी एंगल कितना, 90, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब इसको ऐसे कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इस तरह से हमने देखा था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बनाता है, तो उसकी डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंशियल होती है, लाइक दिस। कैसे होती है बेटा, टेंजेंशियल। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है
जिसमें हमने आई करंट फ्लो कराई है, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है म्यू नॉट आई, उसको हम पकड़ते हैं काय के फॉर्म में, सर्कल में। कैसे पकड़ते हैं? सर्कल में। तो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के चारों तरफ एक सर्कल बनाया। क्या बनाया बेटा? सर्कल। और हमने यहां पर जाकर, इस लोकेशन पर जाकर, इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा और उसी डिस्टेंस का ये सर्कल बना होगा। तो हम यहाँ पर जाकर उस मैग्नेटिक फील्ड को हमने मेजर किया, तो हमने आपको बताया कि वो मैग्नेटिक फील्ड है आपका यहाँ पर, मान लीजिए 50। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 50। ओके। और ये जो 50 मैग्नेटिक फील्ड है, इस लोकेशन पे जाके देखा 50, इतनी ही डिस्टेंस है। इस लोकेशन पे जाके देखा 50, 50, 50। तो हर जगह इस सर्कल में हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है? 50। और ये 50 के लिए हमने एक जो सर्कल बनाया है, और मैंने आपको बताया उसकी लेंथ कितनी है? 10। तो 50 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ? 500। तो ये म्यू नॉट आई किसके बराबर है? 500 के बराबर मान लीजिए। ठीक है, ये सर्कल के लिए कितना है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड प्लस ये लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कितना? 500। ओके। अब हमने क्या किया, चलो ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना था? जो भी डिस्टेंस था यहाँ पर हमको मिला 50 मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी लेंथ कितनी थी सर्कल की? 10। मल्टीप्लिकेशन कितना है? 500। अब हमने इसका पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस पर लिया, यहाँ पर लिया, और यहाँ पर जाके हमने मेजर किया, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है 1, 1, 1। पूरा एक सर्कल बनाया, कितना मिला? 1। लेकिन जब इस सर्कल की लेंथ नापी तो लेंथ कितनी निकली? 500। तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई लेंथ कितना आया? 500। तो अगर पॉइंट नजदीक हो, अच्छा नजदीक हो, यहाँ पर पॉइंट आ गया, भले यहाँ पर पॉइंट आया गया, पॉइंट पास में हो या कंडक्टर से दूर हो, उन दोनों के कारण, भले पॉइंट यहाँ हो भले पॉइंट यहाँ हो, एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो किसका मल्टीप्लिकेशन है? मैग्नेटिक फील्ड प्लस वो मल्टीप्लाई लेंथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 500, वो पास वाले पॉइंट के लिए भी कांस्टेंट है, दूर वाले पॉइंट के लिए भी कांस्टेंट है। लेकिन एक चीज बदल रही है, पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, दूर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, लेकिन लेंथ बढ़ जाती है। पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, लेकिन लेंथ छोटी हो जाती है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। इसको हम एक नाम देना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इस लेंथ को मिलाकर हम एक क्वांटिटी बनाएंगे जो कांस्टेंट है, और वही कांस्टेंट का किसके बराबर है? म्यू नॉट आई के बराबर है, क्योंकि म्यू नॉट आई से ही तो ये चीज बन रही है। उसको हम एक नाम देना चाहते हैं, तो उसको हमने एक नाम इस तरह से दिया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक लेंथ है, क्योंकि लेंथ में तो करंट फ्लो। एनीवे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लेंथ। तो इस लेंथ को हमने एक नाम दे दिया, वो नाम हमने यहाँ पर दिया DL। क्या नाम दिया बेटा? DL। और उस DL पर हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा, कितना है? B। एक DL के लिए B, एक और DL के लिए B, एक और DL के लिए B, सारे DL को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? CDL का इंटीग्रेशन। और ये लूप है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन। तो नहीं बात, क्या बोला जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन। अब सुनिए नियम किस तरह से बना, इसको हम नाम देंगे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम दिया इसको हमने? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि लाइन का ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा बताया। ठीक, फिर से लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द करंट म्यू नॉट टाइम द पासिंग थ्रू द लूप, द करंट पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, वही हमारा क्या बन गया? एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ हम इसको कह रहे हैं क्योंकि हमने एक सर्किट बनाया, कंडक्टर में करंट फ्लो कराया और एक लूप बनाया, तो ये करंट जिस चीज में फ्लो होती है, जिस रास्ते में जाती है, उस रास्ते का नाम क्या होता है? सर्किट। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू करंट म्यू नॉट टाइम द करंट पासिंग थ्रू द लूप, दैट इज। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्लियर है? अब थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स लगाएंगे हम यहाँ पर। ये कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके। डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? लाइक दिस, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है और उसी दिशा में DL है। जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, जैसे क्लास 11th में आपने दो तरह के प्रोडक्ट पढ़े हैं,
डॉट प्रोडक्ट प्लस क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन दोनों वेक्टर की कैसी होती है, नॉर्मल। उसमें कौन सा कंपोनेंट आता है, साइन। और आपने फोर्स के बारे में पढ़ा है, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको वर्क डन देता है। और एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट। और उसमें कौन सा आता है, डॉट। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, समझ गए? ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, फिर से इसको इस तरह से लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो हमको मिल जाएगा बी डॉट आई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस। तो ये आपका क्या बन गया, एम्पीरियन सर्किटल लॉ, एम्पीरियन सर्किटल लॉ। ये स्टेटमेंट आपको याद है। हम चाहे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए कैसे करोगे। ओके, इसका प्रूफ देखिए सभी लोग यहाँ पर देखिए। ये हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या चीज है भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई। ओके, अब इस आई से कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे आर, और इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी कंसीडर करेंगे। अब इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, वो कितना है, पी। ओके, वही हमको निकालना है। और वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अभी हमने कितनी मान ली, पी। ओके, अब इतनी डिस्टेंस पर हम यहाँ पर जाकर देखते हैं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड हमको पी मिलेगा। यहाँ देखेंगे तब भी मिलेगा, यहाँ देखेंगे, हर जगह देखेंगे कितना मिलेगा, पी मिलेगा। तो हमने इन सभी पॉइंटों को मिलाया तो हमको एक लूप मिला, और इसी लूप का हम लोगों ने नाम रख दिया एम्पीरियन लूप। ठीक है, और ये लूप कैसा है, सिमेट्रिकल। सिमेट्री किस तरह की, किस चीज की सिमेट्री लेनी है, तो आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की सिमेट्री लेनी है और एंगल की सिमेट्री लेनी है। क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में एक मैग्नेटिक फील्ड आता है और क्या आता है, एंगल। अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, अलग अलग थीटा आएगा तो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या चाहेंगे, ऐसी चीज हम बनाएंगे, ऐसी शेप हम कंसीडर करेंगे जो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल। और किसकी सिमेट्री देखनी है आपको, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्लस एंगल की। अब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो आर के 90 डिग्री होता है, और ये डायरेक्शन में लेंथ है। यहाँ पर लेते हैं तब ये मैग्नेटिक फील्ड है, यही लेंथ है। यहाँ लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, यही लेंथ है, क्योंकि लेंथ सर्कल में है और मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कल में है। तो अगर आप एक छोटी सी लोकेशन को आप देखोगे तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो बताइए एंगल कितना डिग्री है, तो आंसर है 0 डिग्री। ओके, तो ये किसकी सिमेट्री हो गई, एंगल की। हर जगह एंगल आपको कितना मिलने वाला है, 0 डिग्री मिलने वाला है। ठीक है, एनीवे इस चीज की हम जरूरत नहीं है, लेकिन इसके प्रूफ में आपको पहला काम क्या करना है, देखिए ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, और पॉइंट पी पर बियो-सावर्ट लॉ के बेसिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा 2i अपॉन, फॉर्मूला अच्छे से याद करिएगा। और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, इसका होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या है, हमको ये वैल्यू निकालनी है, कौन सी वाली, ये वाली है। तो हम इस हमेशा हम क्या कैलकुलेट करेंगे, दो चीजें कैलकुलेट किया करेंगे, बट वो अभी इसमें नहीं करनी है, इसको प्रूफ में नहीं करनी है। इसके प्रूफ में तो पहले हम निकालेंगे लाइन इंटीग्रेशन। क्या निकालेंगे, लाइन। तो यहाँ पर मैंने निकाला लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिखते कैसे हैं बेटा, बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कितनी है, 0। कॉस 0 कितना होता है बेटा, 1। ओके, और बी हर जगह कैसा आगे बताया मैंने, 8 सेम, वो इतना है अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ। और ये कौन से कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर के था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, इतना। ओके, अब डीएल क्या है, लेंथ। ठीक है, ओके, किसकी लेंथ, एक एलिमेंट की, और पूरे सर्कल में क्या है, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई
आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस है ना ये, और वो इसका रेडियस कितना है आर। ओके, तो ये दो चीजें आ गई। अब हम करेंगे इंप्लाई करके, हमने इसको ऐसे लिखा डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू हमारी आई बी इंटू 2 पाई आर। अब हम यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पर रखिए, देखिए कितना आता है। बी की वैल्यू ये है, कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका प्रूफ हो गया। तो बड़ा आसान है इसको प्रूव करना। ओके, अगर एग्जाम में एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे लिखना है, और प्रूफ पूछा जाता है तो आपको ये डायग्राम बना के उसके बारे में 2-4 बातें हम लिखोगे, ठीक है, और ये डेरिवेशन आपको स्टार्ट करके प्रूव कर देगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद ये हमारा हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। सुन लीजिए, पहले इसमें हम 2 चीजें कैलकुलेट किया करेंगे। नंबर 1, हमारे फॉर्मूले में आई आता है, आई क्या है, करंट पासिंग थ्रू द लूप, तो लूप से होकर जाने वाली करंट को हमको कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज हम क्या कैलकुलेट किया करेंगे, करंट। दूसरी चीज हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लाइन इंटीग्रेशन। तो 2 कैलकुलेशन हुआ करेंगे इस मेथड से किसी भी डेरिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। हाँ जी भाई, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो पहले फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए इसके स्टेप्स क्या है। हम लोगों ने गॉस थ्योरम से अलग अलग सोर्सेज के लिए हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, सबसे पहले हमको एक शेप सोचनी है अकॉर्डिंग टू सोर्स। जो सोर्स का शेप है उसके अनुसार हम क्या सोचेंगे, उसकी एक शेप सोचेंगे, उसको हम बोलते थे वहां पर गाउसियन सरफेस। सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई करनी है। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप बनाएंगे। दूसरा स्टेप क्या था उसमें, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की सिमेट्री ढूंढते थे, तो यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड और थीटा की सिमेट्री ढूंढनी है। तीसरे स्टेप में हम लोग वहां पर गॉस थ्योरम क्या निकालते थे, चार्ज इनसाइड दी गाउसियन सरफेस। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, करंट उस लूप से कितनी करंट जा रही है। ओके, फोर्थ स्टेप में वहां पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे, यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, और हमारा आंसर आ जाएगा। वही स्टेप आपको पता नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो समझिए जरा, फर्स्ट स्टेप में आपको सबसे पहले एक डायग्राम क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ओके, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। P इज अ पॉइंट एट नॉर्मल टू डिस्टेंस R फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने लिख दिया। उसके बाद लेट्स कंसीडर एन एम्पीरियन लूप इन शेप ऑफ अ कोएक्सिस। तो ये जो एक्सिस है इसी को एक्सिस मानकर हम एक क्या बना लेंगे, इसके चारों तरफ एक लूप बना लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। ओके, तो ये सर्कल हमने बना लिया। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस सर्कल की क्या होती है, अलॉन्ग होती है, इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। तो ये पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना। ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, लेंथ है ऐसे। तो इस पॉइंट पर एक लेंथ है छोटा सा dl, और उस dl के ही डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए एंगल कितना आया। और अगर आप ये डिस्टेंस यहां पर लेते, कहां पर लेते बेटा, यहां पर, तब भी ये r होता, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और dl भी ऐसे, तब भी एंगल कितना आता, 0। तो ये इसकी क्या हो गई, सिमेट्री हो गई। क्लियर है, वही चीजों को तैयार किया है। कोएक्सिस सर्कल ऑफ रेडियस r पासिंग थ्रू पॉइंट P। और ये लूप उस लोकेशन से भी जाना चाहिए जिस लोकेशन पर आप क्या निकाल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ओके, सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग सर्कुलर, देन एट एवरी पॉइंट थीटा इक्वल टू कितना, 0। तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिकल। अब अगला स्टेप देखिए। अगले स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, करंट को कैलकुलेट करेंगे। या पहले आप एक काम करते हैं,
लाइन इंडिकेशन को निकाल लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नाउ। क्या निकालेंगे? लाइन इंडिकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने बेटा। और थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास? cos 0 कितना हुआ? 1। और मैग्नेटिक फील्ड क्या था हर जगह? तो B बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? और dl कितना होता है इस लूप के लिए? अब तो याद हो जाना चाहिए कितना? 2πr। तो ये डायग्राम, ये स्टेप, और अगला स्टेप ये हो गया। अगले स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है? करंट पासिंग थ्रू लूप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि यहाँ पर तो आसान है बट अब आपको समझ में आना चाहिए। हमने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में से एक कंडक्टर ऐसे जा रहा है और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है? करंट पासिंग थ्रू लूप। तो लूप के अंदर से जो तार जाएगा वही वाली करंट आपको लेनी है, लूप के बाहर जो तार जाएगा उसकी करंट आपको नहीं लेनी। इससे कितनी करंट जा रही है? आई। तो लूप से जाने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? आई। अब सुनिए, अब इसमें से इस तार में से दो कंडक्टर जा रहे हैं ऐसे, एक कंडक्टर में करंट आई, दूसरे में भी आई, तो कितनी करंट है? 2i। 3 कंडक्टर जा रहे हैं, 3i। 4 कंडक्टर जा रहे हैं, 4i। अब देखिए ये 4 गए और ऐसे इसके अंदर से निकलकर नीचे चले गए। बताओ कितनी करंट है? तो अंदर 0, क्योंकि जितनी करंट जा रही है इस लूप में से उतनी करंट वापस भी आ रही है, जितनी आउट हो रही है उतनी इन हो रही है। तो नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप कितनी? 0। समझ में आई बात? अगर ये कंडक्टर ऐसे जाकर ऐसे निकल जाए तो बाहर वाले, ये लूप के बाहर की करंट कोई मतलब नहीं है, वो कौन सी कंसिडर करनी है? और ये चीज आपके बार बार उपयोग में आएगी जब तक आप क्या लगा रहे हैं। करंट तो कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ये तो उसके चारों तरफ लूप हमने बनाया है। ये लूप किसके बारे में बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है कि ये इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है वो कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सो एफ लाइन एम्पीरियन लॉ या एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ हमको पता है क्या होता है? म्यू नॉट आई इक्वल टू PDL, ठीक होता है। अब म्यू नॉट आई कितना है? आई है, तो आई लिखेंगे। ये पूरा कितना है? तो आंसर है B इंटू 2πr। कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो इम्प्लाई करके B की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया सॉल्व। और बियो-सावर्ट लॉ से कितना टाइम लगा था इसको सॉल्व करने में? कितना बड़ा कंडक्टर बना, फिर ये निकालो वो निकालो, तब जाके हमने ये वैल्यू निकाल पाई थी। इससे 2 स्टेप में आ गया। क्या कैलकुलेट करना है? लाइन इंडिकेशन और करंट। समझ में आया? इसका अनदर एप्लीकेशन देखिए, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, उसको सभी लोग ध्यान देंगे। एक और एप्लीकेशन हम इसका कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर। अब हम लोगों ने क्या किया? एक सिमेट्रिकल कंडक्टर लिए यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से, ठीक है बेटा? अब ये कंडक्टर है, इसमें पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और इसका कुछ पर्टिकुलर रेडियस भी होगा, क्योंकि ये मोटा कंडक्टर है, सिलेंडर बन रहा है। तो हम इसका एक काम करते हैं, इसका एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह। ये हमने क्या बनाया बेटा? इसका एक्सिस बनाया। इसकी रेडियस आपको दी गई है क्वेश्चन में, आर। कितनी रेडियस दी गई बेटा? आर। अब इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, करंट पूरे कंडक्टर में फ्लो होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन है। इस तरह से करंट फ्लो हो रही है।
और ये पूरी की पूरी टोटल करंट को हमने एक नाम दे दिया है, टोटल करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, उसको हमने क्या नाम दे दिया, आई। कितना नाम दिया, आई। अब आपको इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के कारण डिफरेंट सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जैसे मैंने वहां पर आपको दो शेप स्टडी कराई थी, एक शेप का नाम था स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल सेल, तो उसमें एक पॉइंट आउटसाइड है, फिर वो पॉइंट सरफेस पर आ गया, फिर वो चला गया उसके अंदर चला गया। वही चीज यहाँ पर करने। तो देखिए, एक तो वो वाली लोकेशन लेंगे, ये वाली लोकेशन, इस लोकेशन पर ये पॉइंट P है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B नॉट, क्योंकि ये आउटसाइड में है, तो इसका हमने नाम रखा आउटसाइड। क्या नाम रखा बेटा, when point P is outside, ओके। और लेंथ डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे बेटा, एक्सिस से, तो ये डिस्टेंस हमने नाम दिया इसको, इस पॉइंट को R, ओके। इस सिचुएशन में ये कब की सिचुएशन है, नंबर 1, when point P is outside, पॉइंट P कहां पर है बेटा, आउटसाइड में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तरीका वही है, स्टेप क्या है, इस पॉइंट से होकर जाने वाला हम एक एम्पियर लूप बनाएंगे, और आपको पता है एम्पियर लूप कैसे बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। इसको इसके चारों पे एक सर्कल बनाना है, क्या बनाना है बेटा, सर्कल, कितनी रेडियस का, R रेडियस का। इस तरह से सर्कल बनेगा, ये चारों पर, इसका रेडियस कितना बेटा, R, ओके। इससे कितनी करंट जा रही है, टोटल करंट का नाम क्या है, आई, और पूरी पूरी करंट इसके अंदर आ रही है, कितनी आ रही है, आ रही है, ओके। और टोटल करंट कितनी है, तो इसके लिए कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी कैलकुलेशन की थी, सेम स्टेप और सेम आंसर, V नॉट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R, अभी तो किया था ये डेरिवेशन, वही तो है। अब सुनिए, अब इस पॉइंट P को हम कहाँ ले आए, सरफेस पर ले आए यहाँ पर। अब ये पॉइंट P कहाँ पर आ गया बेटा, सरफेस पर, लेकिन एक चीज याद रखिए, इस केस में R ग्रेटर देन है कैपिटल R3, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा हम सरफेस पर, तो अगला स्टेप देखिए, when point P is surface, तो सरफेस के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, चलो ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, बताइए ये जो डिस्टेंस R इतना बड़ा था, आपको किसके बराबर हो गया, सिलेंडर के रेडियस के बराबर, क्या आ जाएगा, यहाँ पर बड़ा वाला R आ जाएगा, और इसका में ये इक्वल हो जाएगा, बस। अब जो थर्ड स्टेप है वही समझने वाला है इसमें, इनसाइड द कंडक्टर, इधर जाते ही समझो। अब देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ नीचे समझने के लिए, वो पॉइंट P यहाँ था, फिर यहाँ आया, अब उसके अंदर आ गया यहाँ पर, तो ये क्या है पर है, इनसाइड है, तो और ये डिस्टेंस क्या है, R है, और हम इसी R डिस्टेंस का एक लूप बनाएंगे। तो अब हमको कौन सी वाली करंट लेनी है बेटा, जो इस लूप से ऊपर जाए। अब टोटल करंट I नहीं है, टोटल करंट नहीं ले सकते, अब करंट की वैल्यू चेंज आ गया, वही आपको समझना है, हाँ रेडियस अलग हो गई ना इसकी, कोई भी नाम दे दो इसको, R1 नाम दे दो इसको, कुछ भी दे दो, क्या मेथड तो वही है। चलिए अब इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नंबर फर्स्ट, क्या करें, वो तो सब इसमें आ गया। पहले हम निकाल लेते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बताइए कितना आएगा, cos 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, 2 पाई, रेडियस कितनी होना इसकी, ये क्या आपका लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगला इसमें कैलकुलेशन क्या रहता है हमारा, करेंट,
तो अब देखिए जरा, यूनिट करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, इसको जरा समझिए। इसकी रेडियस कितनी है? R, ठीक है। सिलेंडर का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? सर्कल होता है, और उस सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर, कितना पता है? अच्छा, तो पाई आर स्क्वायर से टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। पाई आर स्क्वायर से आई करंट फ्लो होती है, तो यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो हुई? यहाँ क्या लिखा है? यूनिट करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर, तो हम क्या लिखेंगे? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमको जरूरत है इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, तो हमको यूनिट करंट चाहिए। ओके, अब देखिए, अब हमको कौन सी करंट देखनी है? लूप की, तो हम क्या लिखेंगे? करंट। नाउ करंट पासिंग थ्रू गिवन लूप। अब सुनिए, ये हमारा जो लूप है वो कहता है सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और इस पाई आर स्क्वायर पे यूनिट करंट कितनी फ्लो हो रही है? यूनिट एरिया में कितनी करंट जा रही है? इतनी, तो इतनी एरिया में कितनी जाएगी? एरिया मल्टीप्लाई दिस करंट, इसलिए हमने इसको लिखा था आई अपॉन। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बेटा? आर स्क्वायर आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बस, अब हम रेडी हैं क्या करने के लिए? एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने के लिए। चलिए भाई, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, ये हमने क्या लिखा थी? करेंट। अब देखिए, एम्पियर लॉ बताइए क्या होता है? म्यू नॉट आई इक्वल टू, चलिए म्यू नॉट आई की वैल्यू बताइए। और ये कैलकुलेशन आपकी कितनी आई? ओके, कैलकुलेशन एक आपने, तो कितना आया? हमको क्या चाहिए बेटा? इधर ध्यान दो, तो ये क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड विद इन दी कंडक्टर। अब इसके बाद एक थोड़ा सा और समझना आपको। अब नंबर 1, when point P is एक्सिस, तो एक्सिस के लिए R की वैल्यू कितनी बेटा? 0, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना? 0। डन। दूसरा, एट आउटसाइड, आउटसाइड में क्या होता है? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाला बेटा? बताओ कितना था? बोलो। इसका मतलब क्या है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। अच्छा, पहले मेरे को लिखना चाहिए इनसाइड। इनसाइड में क्या होगा? तो ये आया था आपका R, कैसे आ रहा है ये अभी आपने निकाला। देखो ये फॉर्मूले को लिखता हूँ मैं जाता। तो हमको कौन से आर से मतलब है? ये वाला आर पे जो मैग्नेटिक निकाले हुए, तो ये कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। अच्छा, आप देखो एट सरफेस, सरफेस पर आर किसके बराबर का? मैग्नेटिक फील्ड आपका सरफेस पर मैक्सिमम। इसके बाद आप एट आउटसाइड,
आप तो सुन लेना। आउटसाइड में क्या होगा, तो आपका आया था कितना आया था, आर ही आया। ओके, अब देखिए, अब इन सब सिचुएशन के बेसिस पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसका। तो वो ग्राफ मैं यहां बनाऊंगा। ये सेंटर है और ये रेडियस कितनी है आपकी, आर। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसा होता है, और तो ये आपका सेंटर है और ये आपका सरफेस है। क्या है, सरफेस। ओके, तो सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है बेटा, मैक्सिमम। अब देखिए, सेंटर से हम सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा, सेंटर का एक्सेस भी होगा ना, तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा, 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 एक्स सेंटर। अब हम सेंटर से दूर जाते हैं। सेंटर से दूर जाने पर बी किसके अनुसार बढ़ता है, आर। तो डिस्टेंस बढ़ेगा और बी बढ़ेगा। तो इसका रिलेशन कैसा बनेगा, ऐसा। ये रिलेशन बना ऐसे, बी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कहां पर गया, सरफेस पर मैक्सिमम नेगेटिव फील्ड आ गया। उसके बाद किस डायरेक्शन में जाओगे, तो ये नेगेटिव फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे डिक्रीज होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि आर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये फीचर्स आपको इसमें याद रखने हैं। इस करंट कैरिंग क्या नाम है इसका, सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए। ओके, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में कुछ एप्लीकेशन किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिनॉइड वाला